हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है अलाइम प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, इस लेसन के हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने अराउंड 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया था और इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग अराउंड 9 या 10 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, उसके आगे से है 11th क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल। इसमें कह रहा है कि हाउ किस प्रकार कैन ओवर फिशिंग अत्यधिक फिशिंग मतलब अत्यधिक मछली का उपभोग करना, मछली मारना, एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट, डेसिमेशन होता है नष्ट होना, और जंगलों का नष्ट होना जो है प्रूव हार्मफुल, वह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। किस प्रकार ओवर फिशिंग और डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगलों का विनाश जो है वह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आंसर में कह रहा है कि ओवर फिशिंग में लीड टू स्ट्रैपिंग द फिशरीज। कह रहा है कि जो ओवर फिशिंग है, मछली का अत्यधिक उपभोग है, कह रहा है कि मे लीड टू स्ट्रैपिंग द फिशरीज, यह मछली उत्पादन को कम कर सकता है। देन मैन विल लॉस ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तब मनुष्य जो है विल लॉस खो देगा अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कह रहा है कि प्रोटीन के एक मुख्य स्रोत को। मछली जो है प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है, तो कह रहा है कि मनुष्य जो है अत्यधिक ओवर फिशिंग करने से, अत्यधिक मछलियों को उपभोग करने से, आवश्यकता से अधिक जो है वह जो है एक प्रोटीन का एक रिच सोर्स उसको जो है खो देगा। दी डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट, कह रहा है कि जंगलों का विनाश विल हार्म इकोलॉजी, जंगलों का विनाश जो है हमारे इकोलॉजी के लिए हार्मफुल होगा। इकोलॉजी मतलब हमारे पारिस्थितिकी, जंगलों का विनाश जो है हमारे पारिस्थितिकी के लिए जो है वो हानिकारक होगा या उससे हानि पहुंचाएगा। मोरीभर, इससे भी बड़ी बात, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ, कह रहा है कि सेवरल मीन्स होता है कई, होता है सेवरल मतलब मेनी होता है, मेनी मीन्स कई। कह रहा है कि सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ, जीवन की कई प्रजातियां, दैट लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहती हैं, विल फेस एक्सटिंक्शन, कह रहा है कि वह जो है विल फेस एक्सटिंक्शन, कह रहा है कि वह विनाश का सामना करेंगे, मतलब उनका विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डू इंडियंस प्रोक्यूर फ्यूल फॉर कुकिंग। फ्यूल मीन्स होता है, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है और कुकिंग मीन्स भोजन पकाना। तो कह रहा है किस प्रकार इंडियन जो है, किस प्रकार भारतीय भोजन पकाने के लिए ईंधन प्राप्त करते हैं, और नीचे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, उनके इस कार्य का क्या परिणाम है। भारतीय किस प्रकार भोजन पकाने के लिए ईंधन प्राप्त करते हैं, उनके इस कार्य का क्या परिणाम है। इसका आंसर है कि इंडियंस कलेक्ट फायर वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, कह रहा है कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं फायर वुड, जलाऊ लकड़ियाँ, फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से। इंडियन जो है जंगल से जलाऊ लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इवन ग्रीन ट्रीज आर कट टू ऑब्टेन फ्यूल, कह रहा है कि समटाइम्स कभी कभी जो है इवन ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों को भी जो है काट दिया जाता है, टू ऑब्टेन फ्यूल, ईंधन प्राप्त करने के लिए। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कह रहा है जंगलों का विनाश, इज हार्मफुल टू एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विनाश जो है हार्मफुल, वह हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है, कह रहा है टू एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवों के लिए। दे आल्सो बर्न, यहाँ पर बर्न होना चाहिए, थोड़ा गलत है, ABURN रहेगा। बर्न मीन्स होता है जलाना, इसको सही कर लीजिएगा। बर्न मीन्स होता है जलाना, ठीक है। तो कह रहा है दे आल्सो बर्न डंग एज फ्यूल, डंग मीन्स होता है गाय का गोबर के, कह रहा है कि वे गोबर का प्रयोग करते हैं ईंधन के लिए। बर्निंग डंग, कह रहा है कि गोबर को जलाना, डिप्राइव्स द सॉइल, कह रहा है मिट्टी को वंचित करता है। डिप्राइव मीन्स वंचित करना,
किससे वंचित करता है? कह रहा है ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, कह रहा है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से। कह रहा है कि बर्निंग डंग, गाय के गोबर को जला देने से जो है जलाना जो है ये क्रिया जो है डिप्राइव द सॉइल, मिट्टी को वंचित कर देती है। किससे कर देती है? कह रहा है ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से, क्योंकि लोग जो है उसका उपले बनाते हैं, उपले बना के उसको जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो उपले तो उसका यूज हो जाता है और खेत में गोबर जा नहीं पाता है, तो इससे जो है एक महत्वपूर्ण नेचुरल फर्टिलाइजर हमको प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डू वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया। कह रहा है कि वाई डू वी नीड, हमें क्यों आवश्यकता है टू प्लांट, पौधे लगाने की, मोर टू प्लांट मोर फॉरेस्ट, सॉरी, कह रहा है वाई डू वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट, हमें क्यों अधिक जंगल लगाने की आवश्यकता है इन इंडिया, भारत में। तो भारत में हमें अधिक जंगल लगाने की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर की कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, कह रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंडिया इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट, भारत अपने जंगलों को खो रहा है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एक्रेस अ ईयर। कह रहा है कि प्रति वर्ष 3.7 मिलियन प्रति एकड़ की दर से। कह रहा है कि यदि हम ऑफिशियल डाटा पे नज़र डालें, सरकारी आंकड़ों पे नज़र डालें, तो भारत जो है 3.7 मिलियन प्रति एकड़ अपने जंगलों को हर वर्ष खो रहा है। मतलब 307 मिलियन एकड़ जंगल जो है हर साल समाप्त हो रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि वास्तविकता अलग है। कह रहा है कि दी एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, कह रहा है लेकिन जो जंगलों का जो एक्चुअल लॉस है, मतलब जो वास्तविक हानि है या जो वास्तविक विनाश है, इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स, यह जो है 8 गुना अनुमानित किया गया है, जबकि वास्तव में इसका जो वास्तविक आंकड़ा है वो 8 गुना है। द रेट, कह उस रेट से 8 गुना है, इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिक्स, जो कि सरकारी आंकड़ों में प्रदर्शित होते हैं। कह रहा है इसमें फीस बता दूं, कह रहा है कि दी एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का जो वास्तविक विनाश है एस्टिमेटेड, वो आकलित किया गया है टू बी अबाउट 8 टाइम्स, 8 गुना द रेट, उस गति से इंडिकेटेड गवर्नमेंट स्टेटिक, जो कि सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है। लार्ज एरियाज, कह रहा है कि एक बहुत बड़ा एरिया ऑफिशियली नेम्ड फॉरेस्ट, जिसे जो है जंगल का नाम दिया गया है, जिसे आधिकारिक रूप पर जंगल का नाम दिया गया है या जिसे जंगल माना जाता है, कह रहा है कि आर ऑलरेडी ट्रीलेस, कह रहा है वह पहले से क्या, वो ट्रीलेस मतलब वृक्ष विहीन हो गया है, पेड़ विहीन हो गया है। उसका कहने मतलब है कि एक बहुत बड़ा एरिया जिसे वन भूमि के रूप में आधिकारिक तौर पर अंकित है सरकारी आंकड़ों में, वह जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो है वृक्ष विहीन हो गया है। मोरोवर ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग is needed to cope with the expected fuel wood demand 5 years later। कह रहे कि मोर, इससे बड़ी बात की, अ 5-fold इंक्रीज, 5 गुना वृद्धि, इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, कह रहा है कि वनारोपण में, कह रहा है वनारोपण, कह रहा है वनों को वनारोपण में 5 गुना वृद्धि जो है इज नीडेड, इसकी आवश्यकता है, टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड 5 years लेटर। कह रहा है कि 5 साल के बाद जो है जलाऊ लकड़ी की अनुमानित मांग की पूर्ति के लिए 5 गुना प्लांटिंग की, फॉरेस्ट प्लांटिंग की आवश्यकता है। ऐसा कहने मतलब है कि ऐसा कहने मतलब कि जो भी हमारे वनारोपण का जो हमारी दर है, जो हम जितना एक साल में जितना वनारोपण करते हैं, उसका आने वाले 5 सालों में हमारी जो है जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति के लिए कम से कम 5 गुना और इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तभी हम जो है अपने आने वाली समय में जो जलाऊ लकड़ी की जो डिमांड है हम उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कह रहा है कि हाउ इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। कह रहा है किस प्रकार यह वर्ल्ड पॉपुलेशन, संसार की जनसंख्या जो है इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में बढ़ी है। कह रहा है कि किस प्रकार जो है संसार की जनसंख्या में इन वर्षों में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका आंसर है, कह रहा है कि दी वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग
एट अ रैपिड रेट नाउ डेज। कह रहा है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इज इंक्रीज, वो बढ़ रही है एट रैपिड रेट नाउ डेज। कह रहा है कि आजकल एक तेज गति से, रैपिड रेट से, नाउ डेज मतलब आजकल, कह रहा है कि आजकल जो है तेज गति से बढ़ रही है। एवरी 4 डेज, प्रत्येक 4 दिन में, दी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 मिलियन। कह रहा है कि संसार की जनसंख्या जो 1 मिलियन बढ़ जा रही है, अर्थात 10 लाख बढ़ जा रही है प्रत्येक 4 दिन में। दी वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 1 बिलियन इन 1800। कह रहा है कि जो विश्व की जनसंख्या थी वह 1800 में लगभग 1 बिलियन थी। बाई 1900 एंदर बिलियन वाज एडेड, और 1900 में, 1800 से 1900 मतलब 100 सालों में जो है, कह रहा है कि एक बिलियन और बढ़ गई। 1800 में 1 बिलियन थी, 1800 से 1900 में आने में 1 बिलियन और बढ़ गई। कह रहा है कि हाउ एवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स 3.7 बिलियन मोर वर एड। कह रहा है कि और इन द नेक्स्ट 100 और अगले 100 वर्षों मतलब 2020 में, कह रहा है कि 3.7 बिलियन जो है मोर वर एड, और अधिक जनसंख्या जुड़ गई। दिस क्लियरली इंडिकेट्स, यह स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है द पेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। कह रहा है कि यह निश्चित रूप से विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई इज पॉपुलेशन कंट्रोल एसेंशियल इन इंडिया। इसमें कह रहा है कि क्यों भारत में जो है जो पॉपुलेशन कंट्रोल वो एसेंशियल है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। एसेंशियल मीन्स आवश्यक होता है। तो कह रहा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक क्यों है। इसका आंसर है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन इन 1994। कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या जो है वाज एस्टिमेटेड, आकलित की गई, टू बी 920 मिलियन इन 1994। कह रहा है कि 1994 में 920 मिलियन, भारत की जनसंख्या जो है 1994 में 920 मिलियन आकलित की गई। कह रहा है कि इसमें ओवर पॉपुलेशन अपसेट्स ऑल प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट। जो ओवर पॉपुलेशन है मतलब जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि जो है वो क्या करती है, अपसेट ऑफ ऑल प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सारी योजनाओं को क्या करती है, अपसेट कर देती है, अर्थात बिगाड़ देती है। एंड काजेज पॉवर्टी, और गरीबी का कारण बनती है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी का कारण बनती है। सो इस प्रकार आइदर पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड आर पीपुल वुड रिमेन पुअर फॉर एवर। कह रहा है कि तो इस प्रकार आइदर पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड, या तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, आर पीपुल वुड रिमेन पुअर फॉर एवर, या लोग जो है सदैव के लिए गरीब रहेंगे। वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग हेल्प्स पॉपुलेशन कंट्रोल इंडिया। कह रहा है कि वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, स्वैच्छिक परिवार नियोजन, वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक परिवार नियोजन हेल्प्स, मदद करता है, हेल्प्स पॉपुलेशन कंट्रोल इंडिया, भारत में जनसंख्या नियंत्रण मदद करता है। कह रहा है इसमें स्वैच्छिक परिवार नियोजन भारत में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन। कह रहे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, बाय द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन। कह रहे नए संसार के उभरते स्वप्न, कह रहे नए संसार के उभरते स्वप्न के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ होता है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि द न्यू वर्ल्ड विजन इज ए होलिस्टिक व्यू। कह रहा है कि नए संसार का स्वप्न जो है इज ए होलिस्टिक व्यू, एक संपूर्ण दृष्टिकोण वाला है। नए संसार का दृष्टिकोण जो एक संपूर्ण दृष्टिकोण वाला है, संपूर्ण दृष्टिकोण मतलब हमें सभी चीज़ों को साथ लेकर के वो बैलेंस बना करके चलना है। कह रहा है कि इट इज़ आल्सो एन इकोलॉजिकल व्यू, यह एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण भी है। यह एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण का मतलब कि हमें जो है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। इट कंसीडर द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, अ ग्लोबल विलेज। कह रहा है कि इट कंसीडर द वर्ल्ड, यह पूरे संसार को मानता है, क्या मानता है, एज एन इंटीग्रेटेड, एक अखंड, होल, अ ग्लोबल
विलेज, एक वैश्विक गांव के रूप में। यह पूरे संसार को एक अखंड और वैश्विक गांव के रूप में मानता है। मतलब ये पूरा संसार जो है एक गांव के रूप में है, ये अलग अलग पार्ट नहीं है। रेदर देन ए सेपरेटेड और आइसोलेटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, कह रहा है कि यह इसे एक विश्व गांव, एक वैश्विक गांव के रूप में मानता है। रेदर देन, अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? सेपरेटेड और आइसोलेटेड, मतलब सेपरेटेड तो अलग, कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ पार्ट, कह रहा है कि अलग अलग भागों के समूह की अपेक्षा यह संसार को एक वैश्विक गांव के रूप में मानता है कि नहीं, हम ये देश अलग है, ये देश अलग, इसको अलग अलग नहीं, एक वैश्विक गांव के रूप में समझना है और तो उसी के अनुसार अपने कार्य को करना है, तब हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि एक देश यदि जो है पर्यावरण का ख्याल नहीं रखता है तो इसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ सकता है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि आज भी जो है जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे उद्योग भारी मात्रा में है, तो वहाँ से निकलने वाले जो प्रदूषक हैं उससे पूरी दुनिया परेशान है, केवल वही देश परेशान नहीं है। तो हमें जो है संपूर्ण रूप से पूरी विश्व को देखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि दिस एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, कह रहा है कि यह जो है एमर्जिंग, उभरता हुआ न्यू वर्ल्ड विजन, नए संसार का स्वप्न, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है कि इसने जो है इंट्रोड्यूस्ड, परिचय करवाया है, किससे? द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है कि जिम्मेदारी के युग से। इसमें कह रहा है कि जो नए संसार का जो उभरता हुआ स्वप्न है उसने हमारा परिचय जो है एक जिम्मेदारी के युग से करवाया है, कि यह युग जो है हमें अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन इंडस्ट्री प्ले इट्स रोल इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार, कैन इंडस्ट्री प्ले, उद्योग जो है निभा सकता है, इट्स रोल, अपनी भूमिका, इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है कि जिम्मेदारी के इस नए युग में। पूरा मिला के इस तरह कहेंगे कि किस प्रकार उद्योग जो है इस जिम्मेदारी के नए युग में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसका आंसर है कि इट इज़ वेल नोन, यह अच्छी तरह से यह सुविख्यात है, दैट कि इंडस्ट्रीज आर ए मेन सोर्स ऑफ कॉजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कि जो इंडस्ट्री है, कह रहा कि मेन काज, वह मुख्य कारण है। किसका मुख्य कारण है? आप कॉजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषणों का, पर्यावरणीय प्रदूषणों के कारणों का जो है ये एक मुख्य कारण क्या? इंडस्ट्रीज, इनसे जो है पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं। देयर विल बी ग्रेट चेंज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इफ द इंडस्ट्रीज बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकम एनवायरनमेंट फ्रेंडली। देखिए इसमें कह रहा है कि देयर विल बी ए ग्रेट चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इफ़, यदि द इंडस्ट्रियलिस्ट, यदि उद्योगपति, बिकम कॉन्शियस, जागरूक हो जाए, कॉन्शियस में जागरूक होना, जागरूक हो जाए किसी प्रति, ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, एंड बिकम इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और वह जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए, अर्थात प्रकृति के प्रति जो है मित्रवत हो जाए, तो जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। 10, इस प्रकार इंडस्ट्री हैज़ टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस प्रकार उद्योग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करें जिम्मेदारी के इस नए युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि इन व्हाट कनेक्शन हैज़ द ऑथर मेंशन मिस्टर एडगर एस ओलॉट, करें कि इन व्हाट कनेक्शन, किस संदर्भ में या किस संबंध में, हैज़ द ऑथर मेंशन, लेखक ने नाम लिया है किसका? मिस्टर एडगर एस ओलॉट का। इसमें कह रहा है कि किस संबंध में लेखक ने मिस्टर एडगर एस ओलॉट का नाम लिया है। तो वही आंसर देखते हैं। कह रहा है कि मिस्टर एडगर एस ओलॉट वॉज द चेयरमैन ऑफ ए फेमस इंडस्ट्रियल कंसर्न डुपॉन्ट। कह रहा है मिस्टर एडगर एस ओलॉट जो थे वो चेयरमैन थे, किसके चेयरमैन थे? ऑफ ए फेमस इंडस्ट्रियल कंसर्न, एक प्रसिद्ध औद्योगिक इकाई जिसका नाम था डुपॉन्ट। मिस्टर एडगर एस ओलॉट जो है एक प्रसिद्ध औद्योगिक इकाई डुपॉन्ट के चेयरमैन थे। 5 years ago, 5 साल पहले,
ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया, टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, उन्होंने अपने को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी घोषित कर दिया। अर्थात उनका कहने मतलब ये है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली कि नहीं, जो भी कार्य होंगे, जो भी उत्पादन होगा इस कंपनी में, वह पर्यावरण के अनुकूल होगा, मतलब पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, कह रहा है कि उन्होंने कहा कि उनका निरंतर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, एक अग्रणी उत्पादनकर्ता के रूप में, कह रहा है कि उनके जो है एक निरंतर अग्रणी उत्पादनकर्ता के रूप में उनका अस्तित्व तभी बना रह सकता है, कह रहा है कि उसके बनाए रखने के लिए कह रहा है रिक्वायर्ड आवश्यकता है किसकी, दे एक्सेल्ड, कि वे उत्तम कार्य करें इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदर्शनों में। उनका कहने मतलब ये है कि उन्होंने ये बात कहा कि हमें जो है निरंतर एक अग्रणी उत्पादनकर्ता के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कह रहा है कि ये आवश्यकता है कि हम पर्यावरणीय प्रदर्शन में उत्तम कार्य करें। एक बार मैं फिर से इसको बता दूं, इसमें कह रहा है कि ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, कह रहा है कि उनका निरंतर अस्तित्व, ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर मतलब अग्रणी उत्पादनकर्ता के रूप में बने रहने के लिए रिक्वायर्ड आवश्यकता है किसकी, दैट की दे एक्सेल्ड, वे अच्छा काम करें इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, पर्यावरणीय प्रदर्शन में, अर्थात पर्यावरण के क्षेत्र में वो अच्छा कार्य करें। देखिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वाई डज द ऑथर कोट द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मार्गरेट थैचर एंड मिस्टर लेस्टर ब्राउन, कह रहा है कि वाई डज द ऑथर कोट, क्यों आथर जो है उदाहरण देता है द वर्ड्स ऑफ मिसेस मार्गरेट थैचर, मिसेस मार्गरेट थैचर के शब्दों को, एंड मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों को। आथर जो है क्यों मिसेस मार्गरेट थैचर और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों का उदाहरण देता है। देखिए द टू स्टेट्समैन, दो राजनीतिज्ञ, दो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मतलब कथन, ठीक है, कह रहा है कि दो कथन क्वेटेड बाय द ऑथर, जो कि लेखक द्वारा उनका उदाहरण दिया गया है, सपोर्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसके इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, कह रहा है कि इस पर्यावरण के सुरक्षा की आवश्यकता पर। इसमें कह रहा है कि आथर के द्वारा दो कथनों का उदाहरण दिया गया है, ताकि वह जो है पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स, कह रहा है दोनों कथन ले स्ट्रेस, जोर डालते हैं, ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा पर या पर्यावरण की संरक्षण पर, एंड होल्डिंग इट इन ट्रस्ट फॉर द कमिंग जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बनाए रखने के लिए। और मैं इस प्रश्न को फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि द टू स्टेट्समैन, दो कथन, क्वेटेड बाय द ऑथर, जो ऑथर द्वारा दिए गए हैं, सपोर्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उनके इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। कौन सा दृष्टिकोण, अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, कह रहा है कि इस पर्यावरण के सुरक्षा की आवश्यकता पर, उस पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के का जो उनका दृष्टिकोण है उसका ये समर्थन करते हैं, जो दो स्टेटमेंट जो है दिया गया मिसेस मार्गरेट थैचर के द्वारा और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के द्वारा। कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स, कह रहा है दोनों कथन जो है ले स्ट्रेस, जोर डालते हैं, किस पर जोर डालते हैं, ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कह रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण पर, एंड होल्डिंग इट इन ट्रस्ट फॉर द कमिंग जनरेशन, और किस पर जोर डालते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का विश्वास इसमें बना रहे। तो स्टूडेंट्स ये रहा इस लेसन का पार्ट सेकंड, और पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा इससे बाहर नहीं पूछ सकता, क्योंकि 19 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स जल्द ही मैं जो है लैंग आंसर का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या अच्छाइयाँ रही, क्या बुराइयाँ रहीं, या क्या सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू।